नमस्कार आप सब लोगों को। मैं डॉक्टर प्रीति पंत, एडिशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स, देहरादून। आज आप लोगों के साथ में जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जब हम लोग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जो भी इंडस्ट्री है, उसमें काम करने वाले जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको कौन से संभावित खतरे हो सकते हैं और उन खतरों से किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, उसका प्रशिक्षण देना, उसके लिए अलग अलग तरह के उपकरण जो है वो उपलब्ध करवाए जाएं। तो औद्योगिक सुरक्षा क्या है, ये एक सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो इसमें यह है कि जब जैसे जैसे काम हम लोगों के जितने काम हैं वो मशीनों के ऊपर बेस्ड हो गए हैं। पहले जो लेबर है वो खुद से काम करती थी, पर अब बहुत बहुत ज्यादा हम लोग मशीनों के ऊपर मशीनों से काम करने लग गए हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें रोजगार मिल रहा है लोगों को और बहुत सी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं। लेकिन इनमें एक तरफ से तो हम कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जो है वो प्रगति कर रही है, जिस वजह से बहुत सारे काम जो है वो मशीनों के द्वारा संभव हो गए हैं। और मशीनों के द्वारा संभव होने की वजह से क्या है कि काम जल्दी हो जाता है ना, आसान हो गया है काम होना। लेकिन दूसरी, अगर हम इसका दूसरे पहलू की अगर हम बात करते हैं तो इन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनको काफी खतरा भी रहता है। बहुत से गंभीर और जानलेवा जोखिम भी उठाने पड़ते हैं वहां काम करने वाले लोगों को। तो इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो उनके मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं और सुरक्षा के बहुत से उपकरण भी प्रदान करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जब इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपकरण देती है या इस तरह की पॉलिसीज बनाती हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके, तो इंडस्ट्री तो अपना जो एक उसका जो कार्य है वो तो निभा ही रही है, जो उनका दायित्व है अपनी कर्मचारियों के प्रति वो तो निभा रही है। लेकिन काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना पड़ता है और रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना ना हो कि वो किसी तरह के खतरे के चपेट में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू आप लोग देखिए कि नेशनल सेफ्टी डे की हम बात करते हैं। तो 4 मार्च को प्रत्येक इंडस्ट्री में 4 मार्च से एक हफ्ते तक नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है। और जो हमारे राष्ट्रपति थे 1966 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक विशेष समिति का गठन किया था और उन्होंने 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाने की घोषणा की थी, जिसको आगे जाकर के नेशनल सेफ्टी वीक में परिवर्तित कर दिया। अब 4 मार्च से नेशनल सेफ्टी वीक एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और प्रत्येक इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स में जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो विजयी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं, उनको प्रोत्साहन के तौर पर उनको इनाम भी दिए जाते हैं। तो ये इस तरह के नेशनल सेफ्टी वीक या नेशनल सेफ्टी डे इनका नेशनल सेफ्टी डे का गठन किया गया या नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है, वो दरअसल इस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि जो भी कर्मचारी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनमें ये भावना आए कि क्योंकि वो मशीनों के बीच में काम कर रहे हैं
और किसी भी तरह के जोखिम में वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और इस तरह की जो भी जिस भी तरह के आयोजन किए जाएंगे तो उनको टाइम टू टाइम अवेयरनेस एक आएगी। समय समय पर अगर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे तो एक अवेयरनेस आएगी। सुरक्षा से संबंधित स्लोगन, पोस्टर्स ये लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, है ना। तो पूरे हफ्ते इस तरह के जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसका मेन एम, जो मुख्य उद्देश्य है, वो सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति सजग करना है, जिससे कि वो किसी भी तरह के कोई एक्सीडेंट अगर ना हो उससे अपने को बचा सकें, सुरक्षित रह करके वो काम कर सकें। अब इस पिक्चर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में किस तरह के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, क्या इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है वो क्या सिक्योरिटी प्रोग्राम अपने रखेगी। इसको हम सिक्योरिटी प्रोग्राम को हम इन बिंदुओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि अवेयरनेस ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट, policies and procedures, business cases, design and implementation and managed services। यानी कि अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इसका अर्थ कि इंडस्ट्री में मैनेजमेंट समय समय पर अवेयरनेस यानी कि लोगों को कर्मचारियों को इसके प्रति जागरूक करना, क्यों क्या जोखिम हो सकते हैं और उसके प्रति वो क्या सुरक्षा अपने लिए वो किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं उन जोखिमों से। ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह का जोखिम में वो क्या चीज अपनाएं कि वो अपने को सुरक्षित रखें। रिस्क असेसमेंट, दूसरा पॉइंट जो है रिस्क असेसमेंट, यानी कि मैनेजमेंट, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट करके रखता है कि हमारे यहाँ जिस तरह का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिस तरह की मशीनें हैं, क्या काम किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन से रिस्क हो सकते हैं, और उनका असेसमेंट पहले से ही असेसमेंट करके रखना कि क्या क्या रिस्क हमारे कर्मचारियों के सामने आ सकते हैं। उसके हिसाब से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, क्या पॉलिसी होगी अगर कोई जो मशीन्स हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट हैं, जिस तरह के जोखिम को असेसमेंट किया गया, जो रिस्क असेसमेंट किया गया, उन जोखिमों से हम अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए कि जोखिम ना हो तो क्या पॉलिसीज और कौन से प्रोसीजर्स बनाए जाएं। बिजनेस केसेस, हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, जो मशीन्स हमारे यहाँ हैं, उस तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज में के केसेस को स्टडी करना, जो मैनेजमेंट जो है उसको स्टडी करके रखे कि हाँ क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह का जोखिम हो सकता है, और दूसरी इंडस्ट्री उन जोखिमों से बचने के क्या उपाय अपना रही हैं। तो ये बिजनेस केसेस। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो रिस्क असेसमेंट करके, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना के, दूसरी संबंधित इंडस्ट्रीज के, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के केसेस को स्टडी करके, वहां के टूर करके, वहां देख करके ऐसे डिजाइन बनाए जाएं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट, किस तरह से उनको अपनी औद्योगिक संस्थान में उसको फॉलो किया जाए कि हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सही कर सकें, सुरक्षित कर सकें अपने कर्मचारियों को। मैनेज्ड सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज हैं, जिस भी तरह की सर्विस कोई भी इंडस्ट्री अपने कर्मचारियों को दे रहा है, उसका मैनेजमेंट करना। जो भी हमने पॉलिसीज बनाई, प्रोसीजर्स बनाए, एसओपीज बनाए, डिजाइन्स बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इन सारी चीजों को का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हमने काम कर लिया, कागजी तौर पर काम कर लिया, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो ये ऐसा नहीं करना होता है। आपको जितनी भी सर्विसेज हैं वो मैनेज करके चलनी है कि जो पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट हो सके, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये इस पिक्चर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री इस तरह से अपना एक सिक्योरिटी प्रोग्राम बना सकती है। दूसरी पिक्चर
जो ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हम क्योंकि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जिनको अपना करके हम अपने कर्मचारियों को सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं या उनको किसी भी तरह के जोखिमों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि इंडस्ट्री के कर्मचारियों को किसी भी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए। इसके बारे में सुरक्षा साधनों को कैसे इस्तेमाल करें, ये सबको पता होना चाहिए। फैक्ट्री में एक सेफ्टी अफसर का होना बहुत जरूरी है, जो नियमित रूप से सुरक्षा की ट्रेनिंग देता रहे, है ना। और दूसरी चीज, कई बार आलस में या ओवर कॉन्फिडेंस में हम जितने सुरक्षा साधन हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये सारे सुरक्षा के साधन हैं, है ना। ये कि मास्क है, या आपने इस तरह से बॉडी कवर्स हैं, या आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हैट है और गम बूट्स हैं, है ना। ये ऊपर से जैकेट है, सुरक्षा जैकेट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ग्लव्स पहने हुए हैं, अग्निशमन अगर आग लग जाए तो उसके लिए जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो है, या ईयर कवर्स हैं। तो ये सारी चीजें सुरक्षा के साधनों में आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री या मैनेजमेंट इस तरह के ये सुरक्षा के उपकरण हैं, इनको देती तो है, लेकिन आलस के की वजह से या और कॉन्फिडेंस की वजह से कि नहीं, मुझे तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, मुझे तो हैट पहनने की जरूरत नहीं है या बॉडी कवर की जरूरत नहीं है, अगर कट गया है थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ग्लव्स हैं, कोई बात नहीं, कि अरे लगेगा भी तो थोड़ा सा कट लग जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है ना। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अगली पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इंडस्ट्री में, प्रत्येक इंडस्ट्री में एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, जो अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो इस पिक्चर से आप ये देखिए, ये इस पिक्चर के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जहां भी आप लोग कार्य कर रहे हैं, जो आपके काम की जगह है, वहां पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। पर्याप्त लाइट होने की वजह से आपकी जो मशीन्स हैं या जिन टूल्स पर आप काम कर रहे हैं, या जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अच्छे से विजिबल, अच्छे से देखा जा सकेगा, है ना। कहीं अगर कहीं कोई ऐसा मेटल का पीस गिरा हुआ है, कोई नट बोल्ट खुला है, ढीला है, तो अगर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो मुश्किल हो सकती है। तो पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस जगह पर आप लोग काम कर रहे हैं वहां नॉइस पॉल्यूशन ना हो, है ना, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन अगर होगा तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है लंबे समय में। एकदम से आपको नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि आप सुबह से शाम काम कर रहे हैं तो आपका सर दर्द हो जाए, सर भारी हो जाए। नॉइस पॉल्यूशन से ये इफेक्ट जो है वो आप एकदम देख सकते हैं, लेकिन लंबे समय में अगर आप पूरे नॉइस पॉल्यूशन, बहुत शोर है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो लंबे समय तक अगर उसी माहौल में आप काम करते रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कानों पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैनेजमेंट को और कर्मचारियों को ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि टाइम टू टाइम, इससे क्या होगा, ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें। जब आप अपनी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग टाइम टाइम पे होती रहेगी, सर्विसिंग होती रहेगी, तो वो मशीनों से उठने वाला शोर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। इस पिक्चर से आप देखिए, नट बोल्ट्स, स्क्रू, जो कि मशीन्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस चीज से बिल्कुल बखूबी उनको पता होता है कि मशीन्स में नट्स, बोल्ट्स और स्क्रू, ये सारी चीज, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई नट, बोल्ट, स्क्रू टूटा ना हो,
ढीला ना हो, अगर ढीला है तो उसको समय पर टाइट कर दें, टूटा हुआ है तो उसको बदल करके नया लगा दें, टूट करके गिर गया है तो अगर वही लग सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिपेयर टाइम टू टाइम अपनी मशीन्स की रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त अनदेखा कर दिया कि ये नट टूट गया है, बोल्ट टूट गया, स्क्रू ढीला है ना, तो या कन्वेयर बेल्ट है वो सही से नहीं काम कर रही है, अटक रही है, तो इसका लंबे समय पे कोई एक बड़े खतरे को की दावत हो सकती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि नट बोल्ट को आप समय समय पर चेक करते रहें, है ना। ये मशीन्स पर काम करने वाले लोगों की, ये आप हेल्थ और सेफ्टी अफसर की हम जहां बात कर रहे हैं उनका तो ये दायित्व है ही, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मशीन्स के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, टूल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान भी रखेंगे। और इन चीजों को आप देख, कहीं भी कोई टूट फूट है मशीन में, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसी वक्त आपने रिपेयर कर देना है। इस चीज को आप ध्यान रखें बिल्कुल। ये आप फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की बिल्डिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी दरवाजे हैं वो बिल्कुल उसकी साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बाहर अंदर जाना, दरवाजे बार बार खुलते हैं, बंद होते हैं, उनके हैंडल हम लोग पकड़ते हैं, है ना, दरवाजा बंद करते हैं, तो वो एक कुछ लोगों की ये ड्यूटी होनी चाहिए, वो सिर्फ उसी काम के लिए हो कि वो दरवाजों की सफाई करते रहें, हैंडल्स को साफ करते रहें। ये फर्श आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल एकदम साफ चमकता हुआ फर्श है, दीवारें आप बिल्कुल साफ सुथरी दीवारें देख रहे हैं, तो ऐसा एक तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल रहेगी इस तरह की चीजें। और जहां अगर आप ऐसे साफ सुथरे माहौल में काम करते हैं तो एक काम करने का क्या के प्रति उत्साह भी होता है। अगर हम किसी गंदी जगह में काम करेंगे तो वो एक जाते ही एक माहौल अच्छा है तो इस तरह का है, लेकिन अगर आप साफ सुथरी जगह में जाएंगे तो तुरंत एक एक अलग सी ऊर्जा, एक स्फूर्ति काम करने की होती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको उस जगह की साफ सफाई की बहुत जरूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू आप ये लोग ये देख सकते हैं कि एकदम साफ सुथरा फर्श है। फर्श जो है प्रॉपर स्लोपी होना चाहिए, है ना। स्लोपी का मतलब कोई भी चीज, अगर कोई पानी है, कोई केमिकल है, कोई ग्रीस है, किसी भी कोई ऑयल है, अगर वो स्पिल हुआ, वो गिरा फर्श पर, तो वो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, आप उसको सफाई उसकी कर सकें, उसको पहुंच सकें। यहाँ आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम भी है साथ ही साथ में, है ना। फर्श भी स्लोपी है, स्लोपी यानी कि ढलान वाला फर्श है कि एक जगह वो चीजें अगर कुछ गिर गया है तो वो इकट्ठा ना हो। ढलान है तो उसको आप उसी वक्त साफ करके, इस तरह की ये जो नाली बनी हुई है, जो ड्रेनेज है, इसमें आप उसको डाल सकें, उसको सफाई कर सकें। और ये ड्रेनेज भी आप देख रहे हैं ये ढकी हुई है, ये खुली ड्रेनेज नहीं है। तो ड्रेन्स अगर हैं तो वो ढकी होनी चाहिए, खुली होगी तो फिर किसी का अगर पैर गिर गया, उस पैर अटक गया, या कोई आपका इक्विपमेंट है जो हैंडी इक्विपमेंट, जो हाथ से जिसमें काम कर रहे हैं, वो गिर गया, कोई नट, तो वो इस तरह के नुकसान होगा, आपके शरीर को भी असुरक्षित कर सकता है अगर पैर वगैरह फंस गया। तो ये ढलान वाला फर्श और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो ढका हुआ हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये इस पिक्चर से आप देख सक रहे हैं कि जो फ्लोर है, ये फ्लोर, सीलिंग और वॉल, इन चीजों को दिखाने के लिए ये पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो दीवारें हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दीवार बिल्कुल साफ सुथरी, यहाँ गंदी दीवार है ना। तो ये साफ सुथरा, जो आपका जहां भी काम करने की जगह है एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, दीवारों की सफाई का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सीलिंग मेड ऑफ इम्परवियस मटेरियल, जो सीलिंग है इम्परवियस यानी कि किसी तरह की, जो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां ऑयल पे काम हो रहा है ना, या कोई केमिकल पर काम हो रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि वो उड़ करके वहां पर दीवारों पर, छत पर चिपक जा रहा है, वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो दीवारें और छत गंदी हैं, तो आपने ऐसा मटेरियल यूज करना है जो कि उनको एब्जॉर्ब ना कर सके, सोख ना सके, अच्छे से उसकी सफाई हो सके। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि
दरवाजे, हैंडल्स और ये जो ग्लास लगे हैं ये जो दरवाजे पर, ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन हैं। फ्लोर विद ड्रेनेज ऑफ एप्रोप्रिएट स्लोप, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और फ्लोर पर अच्छी ढलान हो, है ना। ढलान इस तरह की ढलान हो कि कोई चीज अगर गिर गई तो वो आसानी से साफ हो सके, एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, है ना। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रिपेयर फ्लोर, फ्लोर हमेशा रिपेयर्ड होना चाहिए, है ना। ये इसमें आप यहाँ जो टाइल्स हैं या जो अगर कोई कोटिंग वाला फर्श है तो ये उखड़ा है, खुरदुरा है। खुरदुरे फर्श में क्या होगा कि कोई चीज अगर गिर गई तो वो अटक जाएगी, सफाई करनी मुश्किल है इस तरह के फर्श की। और अगर रिपेयर्ड फ्लोर होगा तो आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। फ्लोर विद ड्रेनेज ऑफ एप्रोप्रिएट स्लोप, तो जो भी ड्रेन है, जो नाली है ना, उसको वो भी उसकी ढलान भी ऐसी हो कि अगर कोई चीज गिरी है, अगर आपने सफाई की, पानी से अगर आप धो रहे हैं शाम को काम खत्म करने के बाद, अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है पानी इकट्ठा हो गया वहां पर, पानी इकट्ठा होगा फिर वो खराब होगा, फिर उसमें से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, है ना, बहुत से बैक्टीरिया वहां पर उगेंगे, तो वो फिर आपकी स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए फर्श की ढलान और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, नाली जो है, उनकी ढलान अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की हो कि कोई चीज इकट्ठी ना हो, है ना। ये देखिए, अगर कोई चीज गिर गई है तो उसको तुरंत सफाई करनी है, ये नहीं कि आपने उसे छोड़ दिया, उसी के ऊपर पैर रख करके, फिर जितने कर्मचारी उसी के ऊपर पैर रख करके इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप इधर से उधर जाएंगे तो अगेन फिर वो एक जगह जो चीज गिरी है वो सब सारी जगह पूरे सारे हर तरह के फर्श में जा करके लग जाएगी। तो कोई भी चीज अगर स्पिल हुई है उसको उसी वक्त आपने साफ कर देना है, ये कर्मचारियों की ड्यूटी बनती है। खुद अपनी सुरक्षा के आप स्वयं जिम्मेदार हैं, अपनी सुरक्षा को की आप स्वयं चिंता करें। अगर कोई इस तरह कोई ऑयल गिर गया, कोई ग्रीस गिर गई, उसको आप नहीं तो आप स्लिप कर सकते हैं, चोट लग सकती है, पैर मुड़ सकता है, मोच आ सकती है ना। तो इसलिए समय पर कोई भी चीज अगर स्पिल हुई है, गिरी है फर्श पर, तो उसको उसी वक्त आप साफ करें। ये देखिए, ये एक स्टोरेज एरिया की, है ना, जो गोडाउन्स हैं, तो गोदाम जिनको हम कहते हैं हिंदी में, उसकी पिक्चर है। यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गोडाउन का एरिया है, स्टोरेज एरिया है तो उसमें सामान ऐसे ही आपने भर दिया, ये नहीं। सामान को बिल्कुल अच्छे तरह से व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन सा समय, कौन सा लॉट कहाँ रखा गया है। इसकी पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा एक लॉग रजिस्टर हमको बना करके रखना है, जिससे कि उसमें एंट्री हो डेली, कौन सा लॉट है वो किस समय गोडाउन में रखा गया है, किस लॉट को किस समय हमने गोडाउन से बाहर निकाल करके उसको मार्केट में भेजा है ना। और यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि अच्छी लाइटिंग है। स्टोरेज एरिया में अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वहां क्या होगा कि एक तो पेस्ट आ सकते हैं, है ना, पेस्ट जैसे कि चूहे हैं, कॉकरोच है ना, छिपकलियां हैं, तो ये पेस्ट, इस तरह के पेस्ट आ सकते हैं। कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पेस्ट जिनको नुकसान कर सके, है ना, जो बर्बाद कर सके, तो वो एक अलग बर्बादी करते हैं। और अगर वो नहीं भी खा सक रहे हैं तो वहां पर वो अपने यूरिन पास करेंगे जितने पेस्ट हैं, है ना। तो वो स्मेल आती है, बदबू आती है अगर कहीं इस तरह के पेस्ट आ गए, और वो अलग अलग तरह की बीमारियों को भी, बैक्टीरिया को भी लेकर के आते हैं। इसलिए प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, जिससे कि स्टोरेज एरिया में जो भी कर्मचारी, गोडाउन में जो कर्मचारी काम करें, उनको चीजों को, जो प्रोडक्ट हैं, चाहे फाइनल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल, उसको देखने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। फिर वेस्ट, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, इसको अलग अलग रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो डस्टबिन इस तरह से हो कि हम कूड़े का सेग्रीगेशन अलग अलग करके, सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग, उसको डस्टबिन में रखें। कोई भी चीज वेस्ट होती है उस ये हम कर्मचारियों की आदत होनी चाहिए कि हम कूड़े को तुरंत डस्टबिन में डालें और सूखे कूड़े को अलग और गीले कूड़े को अलग तरह के डस्टबिन में डालें।
इस पिक्चर से आप देख रहे हैं कि जो वॉशरूम वाला एरिया है वो भी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। बहुत सी बीमारियों को यहाँ से जन्म मिलता है, यहाँ से फैलती हैं, है ना। तो जो आपको यूरिन वाला एरिया है वो यूरिनल्स, और जहां आप लोग हाथ धोते हैं वॉश बेसिन्स, वो एकदम नीट एंड क्लीन, फर्श बिल्कुल साफ, दीवारें साफ, नल, वॉश बेसिन्स, यूरिनल्स बिल्कुल साफ होने चाहिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस फैक्ट्री में, जिस औद्योगिक संस्थान में महिला और पुरुष दोनों लोग काम करते हैं, वहां महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वॉशरूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। जो भी लोग यूरिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी से उसको साफ करें। ये कर्मचारियों की ड्यूटी बनती है कि वो तुरंत उसके बाद वहां पर पानी डालें। जहां भी वॉश बेसिन में आप लोग हाथ साफ कर रहे हैं, वॉश बेसिन को साफ सुथरा छोड़ना आपका कार्य है। आपने अगर साबुन से हाथ धोए हैं तो साबुन को नल इस तरह से चलाएं, पानी ऐसे डालें कि उसको साबुन जितना गिरा है उसको साफ करें। नल साफ होने चाहिए, ये नहीं कि आपने साबुन के हाथ लगा दिए और वो नल में ही छूट गए, वो नहीं। आप वहां पर ऐसे नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स की व्यवस्था होनी चाहिए कि कर्मचारी नल को पहुंच करके, और जो हैंडल है जिससे नल को खोला और बंद किया जाता है, उसको पहुंचकर उस पेपर नैपकिन को डस्टबिन में डाल करके अपने हाथ अच्छे से पहुंचकर धो करके पेपर नैपकिन डस्टबिन में डालें। ये आप देख रहे हैं साबुन की व्यवस्था भी है यहाँ पर, है ना। तो लिक्विड सोप, लिक्विड डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, क्योंकि एक ही साबुन से आप बार बार हाथ धो रहे हैं, तो इतने कर्मचारी हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों को, इन्फेक्शंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए लिक्विड सोप्स, देखिए आप लिक्विड सोप्स लगाइए अपने यहाँ। और साफ सफाई का ध्यान रखना हर कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से आप लोगों को बचाएंगे। ये मैंने एक पिक्चर आप लोगों के लिए लगाई है जिसमें हाथ धोने के तरीके बताए गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना के दौर से निकले हैं और अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से केसेस हैं जो कोरोना की वजह से लोग इन्फेक्शंस में आ रहे हैं, कोरोना की वजह से अभी मृत्यु भी हो रही है। तो कोरोना ने एक चीज जो सिखाई है लोगों को कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के ये 8 स्टेप इस पिक्चर में दिए गए हैं। पाम टू पाम, यानी कि आप अपनी हथेलियों, पहले आप साबुन लगाएं, हाथों को गीला करें, अपने हथेलियों को अच्छे से साफ करें, उंगलियों के बीच में अच्छे से साफ करें, रगड़ करके साफ करें। हाथ के पीछे, बैक ऑफ हैंड्स, हाथ के पीछे आप लोगों ने अपने दोनों हाथों को साफ करना है। बेस ऑफ थम्स, यानी कि अंगूठे के बेस तक आपने बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। बैक ऑफ फिंगर्स, उंगलियों को पीछे की तरफ से साफ करेंगे। फिंगर नेल्स, जो भी आपके नाखून हैं उनको अच्छे से रगड़ के साफ करिए। कलाई को साफ करिए, रिस्ट यानी कि कलाई तक आपने साबुन लगा करके अच्छे से रगड़ करके साफ करना है। रिंस एंड वाइप ड्राई, यानी कि फिर आपने अपने हाथों को पानी से धो करके और उसको साफ कपड़े से या साफ नैपकिन से ड्राई करके, पहुंच करके उस नैपकिन को आपने, पेपर नैपकिन को डस्टबिन में डालना है। जिस वॉश बेसिन में आप अपना हाथ धो रहे हैं उस वॉश बेसिन के आसपास के एरिया को गंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पानी, कोशिश करिए कि पानी वॉश बेसिन से बाहर ना निकले। अगर निकल रहा है वॉश बेसिन के, तो आसपास के एरिया को साफ करके छोड़ना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस चीज का ध्यान प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक व्यक्ति को रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना। इस पिक्चर से आप देख रहे हैं हेल्थ चेकअप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्री के, औद्योगिक प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो साल में कम से एक बार अपने सभी कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप करवाएंगे, है ना। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी तरह का या किसी तरह की अगर बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको आपने समय पर छुट्टी देनी है।
उस बीमारी के समय उससे काम नहीं करवाना, उसे छुट्टी दीजिए, वो प्रॉपर सही होकर के आए और फिर वो अपना काम दोबारा से करना शुरू करे। समय समय पर ट्रेनिंग देना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग के से क्या होगा कि आपको सुरक्षा के बारे में पता चलेगा, सुरक्षा उपकरणों के बारे में पता चलेगा, क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, कौन से मिसहैपनिंग हो सकती हैं, क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं हमारी उस इंडस्ट्री में जहां हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में पता चलेगा। और उन जो जोखिम है या जो भी एक्सीडेंट अगर हो सकते हैं, जो मैंने रिस्क असेसमेंट की बात पहले बताई थी आप लोगों को कि कौन सा रिस्क हो सकते हैं उस जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं, औद्योगिक संस्थान में हम काम कर रहे हैं, तो उन जोखिमों से बचने के क्या उपाय हों, इस बारे में हम मैनेजमेंट को समय समय पर ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि लोग जो है वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रख पाए, है ना। तो आज मैंने आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को, है ना। अब अगली जो मेरी वीडियो होंगी उसमें इसको थोड़ा और मैं आप लोगों को क्या जोखिम हो सकते हैं, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ मैं आज के अपने वीडियो को खत्म कर रही हूँ कि जैसे हम लोग जब मोटर बाइक पर जाते हैं तो क्या कहा जाता है, हमारे सिर की सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो क्या रूल है कि हमको बेल्ट लगानी है, या एक स्पीडोमीटर कि हम इतनी स्पीड में हम चलें तो ये इतनी स्पीड जो है वो हमें किसी तरह के एक्सीडेंट से बचाएगी, है ना। तो इसको इसी तरह से आप एक जनरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे जिस तरह से हमारे सिर की सुरक्षा के लिए जब हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो बेल्ट पहनना या हमें हेलमेट पहनना या हमें स्पीड के लिमिट में अपनी गाड़ी चलाना हमारे अपने प्रति सुरक्षा को बताता है कि हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें। उसी तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठान में, इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है बहुत सी मशीनों के, है ना, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उन मशीनों के डायरेक्ट कांटेक्ट, मशीनों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत जोखिम हो सकता है। उनको उसी तरह से जैसे हेलमेट पहनना, बेल्ट लगाना, स्पीड में चलना, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उसी तरह से प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना है। इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखें कि हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमको सारे ही सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से हमने मेंटेन करके रखना है, इसको हम स्वयं निर्धारित करें। हमारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो है ही, वो अपना काम बखूबी करते हैं, पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।